जी। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है जर्नल एंट्रीज पर उसके लिए आपका ये बात क्लियर होना चाहिए कि जर्नल क्या है, जनरल लेजर क्या है, सिर्फ लेजर अकाउंट्स क्या होते हैं और डबल एंट्री कहाँ पे होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से क्या बनता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग बन जाती है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का क्लियर होना ज़रूरी है कि क्या चीज़ क्या है और किसमें कौन सी चीज़ आती है, क्योंकि देखिए डबल एंट्रीज कि जो भी डेटा है वो तो जर्नल में भी होती है, लेजर अकाउंट्स में भी होती है और जनरल लेजर में भी होती है। पर अब इन तीनों में फिर फर्क क्या है? अगर एक ही चीज़ है, सेम चीज़ें हम तीनों जगहों पे लिख रहे हैं तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम कोई पागल है क्या? तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम इसकी एक वजह है जिसकी वजह से ये करते हैं और वो वजह मैं आपको बताऊंगा, और उम्मीद है कि इसके बाद आपको इन तीनों चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी और आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम ये तीन अलग अलग चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं और किस में क्या यूज़ होता है, किस में क्या चीज़ जाती है। सही। तो ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है। अब इसके ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तो आपको क्लियर है ना क्या है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी लेन देन हम कर रहे हैं और पैसे वगैरह आ रहे हैं तो हम इनवॉइस रख रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स कुछ जो भी है रिकॉर्ड हमें करने हैं कि क्या चीज़ हमने खरीदी, कितने पैसे दिए, क्या चीज़ हमने बेची, कितने पैसे मिले। इस तरीके से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही है जिसमें पैसों का आना जाना है, चीज़ों का आना जाना है, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो अब उनकी हम एंट्री करेंगे और एंट्री क्या होगी? उसकी डबल एंट्री होगी। चीज़ एक ही होगी, पैसे भी उसकी वैल्यू भी एक ही होगी, पर वो दो जगह पे हम लिखेंगे, एक क्रेडिट करके एक डेबिट करके। ये भी हम पिछले इससे पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं डबल एंट्री क्या होती है। अगर इसमें अपन क्लियर है तो प्लीज पिछला लेक्चर देखिए। तो डबल एंट्री हम उसकी करते हैं, इतना तो हमें पता है। पर अब जर्नल भी है हमारे पास, लेजर अकाउंट्स भी है, जनरल लेजर भी है, तो ये डबल एंट्री होगी कहाँ पे? देखिए, डबल एंट्री ज्यादातर जो हमने पीछे लेक्चर में भी देखी वो हो रही थी लेजर अकाउंट में। और अब मैं बात कर रहा हूँ जर्नल एंट्रीज की, ये वाला जर्नल। तो इनकी एंट्रीज की बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी होती डबल एंट्रीज ही है। तो आप कहेंगे सर अभी आपने कहा फर्क बताता हूँ, अभी आप बोल रहे हैं दोनों में डबल एंट्रीज होगी। तो रुको तो सही, फर्क सुनो। फर्क ये है फर्क ये है कि लेजर अकाउंट में जो रोज डेली के बेसिस पे हमारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं और जो रूटीन में हो रहा होता है सारा काम, तो उनके लेजर अकाउंट हमारे पास बने होते हैं। और हम वो जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारी रूटीन की हैं, डे बाय डे हो रही हैं, चल रही हैं, वो हमारा आता है सब कुछ लेजर अकाउंट में। अब जो वन ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, जो कि हमारा रूटीन का पार्ट नहीं है, कभी कभार होती है, तो वो हम लिखते हैं जर्नल में। ठीक है, वो हम लिखते हैं जर्नल में। होती इसमें भी डबल एंट्री है, होती इसमें भी डबल एंट्री है। लेजर अकाउंट का अभी मैंने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया है, कैसा स्ट्रक्चर होता है वो आगे लेक्चर में आएगा। पर फिलहाल आपको पता है लेजर अकाउंट में क्या जाता है। ठीक है, तो लेजर अकाउंट में डबल एंट्री होती है और जर्नल में भी होती है। लेजर अकाउंट में जो डे टू डे बेसिस पे चल रहा है, हमारा रेगुलर ट्रांजेक्शन है, वो रिकॉर्ड होती है जर्नल में। हमारी वन ऑफ ट्रांजेक्शन, अब वन ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? देखिए, वन ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसे है कि मैंने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी मुझे डिलीवरी जो है सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करनी है, गाड़ी मुझे डिलीवरी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करनी है। तो मेरा मेन काम क्या है? सामान डिलीवर करना। पर उसके लिए मैंने गाड़ी खरीदी, वो मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूँ ताकि मैं सामान डिलीवर कर रहा हूँ, गाड़ी को बेच नहीं रहा हूँ, गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा हूँ बिजनेस के अंदर। तो जब मैं उसको बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो काफी टाइम हो गया, अब मुझे लग रहा है कि भाई मुझे ये गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी लेनी चाहिए जो न्यू मॉडल की है, ज़्यादा अच्छा माइलेज देती है, फ्यूल एवरेज अच्छा देती है, वो मैं खरीदूंगा। तो उसके लिए मैं पुरानी वाली को बेचना चाह रहा हूँ। अब मैंने पुरानी वाले को बेचा है, तो अब मैंने जब उसको बेच दिया तो अब रोज का तो काम नहीं है मेरा गाड़ियां बेचना। वन ऑफ ट्रांजेक्शन है ये, कभी कभार होती है। मैंने कहा कि न्यू गाड़ी लेनी है, अब न्यू गाड़ी रोज तो नहीं लेते। तो एक बार मैंने कहा कि चलो ये बेच लेता हूँ और न्यू गाड़ी खरीद लेता हूँ, तो ये वन ऑफ ट्रांजेक्शन भी। तो अब ये हम डे टू डे जो हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है, हम डिलीवर कर रहे हैं और डिलीवरी के पैसे हम लिख रहे हैं अपने पास। तो उसके साथ में ये एक बड़ी सी लिख दूं कि भाई डिलीवरी हो रही है 50 50 50 50 की, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 100 120 130 140 की, और आप बीच में लिखा हो 6 लाख। तो ये तो बहुत अजीब सा हो जाएगा ना।
अगर हम सिर्फ डे टू डे बेसिस पे डिलीवरीज की बात कर रहे हैं तो मैं उसका जब लेजर एंट्रीज करूंगा तो मैं लिखूंगा भाई 50 की हुई डिलीवरी, 50 की हुई, 50 का कैश आया, 50 का कैश। फिर अचानक से मैं लिख दूं भाई 5 लाख जो है वो सामान बिका है और 5 लाख कैश में अकाउंट में आ गया, तो वो तो बहुत अजीब सा हो जाएगा। इसलिए ऐसी ट्रांजेक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, जर्नल। कि जर्नल में वन ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो रोजमर्रा का काम नहीं होता, कभी कभार होती है, तो वो हम जर्नल में लिखते हैं। सही है। अब फिर होता क्या है, ये सारी हमने लिख दी। अब जब साल का एंड आता है ना, साल का एंड आता है या अक्सर महीने की भी एंड में, जब भी हम चाह रहे हैं कि हम जो है समराइज करें अपने अकाउंट्स को, हम क्या करें, समराइज करें अकाउंट्स को। तो हम क्या करते हैं, लेजर में जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन थी ना, वो सारी हमने प्लस 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 कर दी। ठीक है, सारी हमने प्लस कर दी, उसका टोटल कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, टोटल इन सबको प्लस प्लस करके हमारे पास जो टोटल वैल्यू आई, वो टोटल वैल्यू और उठा के हमने उसको जर्नल लेजर में डाल दिया। क्या हुआ, क्या किया हमने, हमारे पास जो भी इंडिविजुअल लेजर अकाउंट में जो भी इंडिविजुअल एंट्रीज हमारी की हुई थी, उन सब का हमने टोटल किया। इन सब या लेजर अकाउंट में जो भी वैल्यूज थी उनको प्लस किया, वो टोटल हो गया। अब उसको हम लेके जर्नल लेजर में रख दी टोटल वैल्यू को। यहाँ पे सारी इंडिविजुअल वैल्यूज थी, उन सबको प्लस किया, जो टोटल वैल्यू आई वो टोटल वैल्यू हमने इधर रख दी। और जर्नल एंट्रीज में क्या था, जर्नल एंट्रीज में वन ऑफ ट्रांजेक्शन थी ना, जनरल एंट्रीज में वन ऑफ ट्रांजेक्शन थी। तो उसको भी हमने जो भी एडजस्टमेंट हमने करनी थी, उसमें जो भी हमें एडजस्टमेंट करनी थी, मिसाल हमारे पास पैसे जैसे थे, तो पैसे हमारे पास आ गए 5 लाख। तो अब जब ये टोटल हमारे पास यहाँ पे कैश वाले में हमारे पास कैश का लेजर होता है, तो कैश का जब लेजर होगा ना, तो उसमें जो टोटल वैल्यू होगी ना, उसमें यहाँ पर हम आके ये वाली जो 5 लाख की वैल्यू थी ना, वो भी यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब एडजस्टमेंट कर देंगे, ये सारी क्या होती है, इस सारी में इंडिविजुअल एंट्रीज होती हैं, और वो हमें क्या करनी होती है, साल के एंड में एडजस्ट करनी होती है टोटल बैलेंसेस में। तो ये जो एडजस्टमेंट है, वो मैंने टोटल को एडजस्ट कर दिया, माइनस करना तो माइनस कर दिया, कोई वैल्यू प्लस करनी थी तो प्लस कर दी। और इस तरीके से मैंने उसमें एडजस्टमेंट कर दी, और मेरे पास एक सही वाला बैलेंस आ गया। तो अब क्या समझ में आया, लेजर अकाउंट में जो भी वैल्यूज थी उनको टोटल करके इधर डाला जर्नल लेजर में, और जर्नल में जो भी हमारे पास वैल्यूज थी वन ऑफ, तो वो साल के एंड में हमने देखा कि भाई कैश अचानक से हमारे पास आ गया, तो चलो अब साल के एंड में मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ कि अच्छा ये तो रोजमर्रा का टोटल है, और इसके अलावा ये वाला कैश भी मेरे पास आया था इस वजह से, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो वो जैसे कि एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो ये वैसे कॉन्सेप्ट है। बाकी मुझे पता है थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी भी रहेगी आपको, क्योंकि नई नई चीज़ है तो उसमें टाइम लगता है। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स की मदद से आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। शुरू करते हैं अपना जो मेन लेक्चर है, एसईसी हब के हिसाब से, वो है जर्नल एंट्रीज के बारे में, कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है। अभी मैंने आपको जर्नल समझाया क्या है, इसमें वन ऑफ ट्रांजेक्शन आती है ना, तो अब जर्नल में एंट्रीज अंदर कैसे होती हैं वो हमें देखनी है। अभी हम लेजर अकाउंट्स के अंदर एंट्रीज कैसे हो रही हैं वो हमने नहीं देखा है, हमें सिर्फ पता है कि डबल एंट्री होती है। और अब हम जर्नल के बारे में हमने डिस्कस किया कि जर्नल में भी डबल एंट्रीज होती हैं। तो अब वो तो बाद में देखेंगे हम कि लेजर में कैसे होता है, पर पहले जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं कि जर्नल के अंदर कैसे होती है। ठीक है, बहुत ही आसान है, सेम कॉन्सेप्ट हमारा लेजर अकाउंट्स में भी जाएगा, उसका सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि भाई जर्नल एंट्रीज होती क्या है। तो विच अकाउंट्स शुड बी, अकाउंट्स का आपको मतलब पता है, जैसे सेल्स का अलग अकाउंट हो गया, इनकम का अलग अकाउंट हो गया, और हमने जो है अ, अपना सेल्स या इनकम एक बात है काइंड ऑफ, और उसके अलावा हमारे पास जो आ गया एक्सपेंसेस का अकाउंट आ गया, जो खर्चे हुए हमारे, कैपिटल का अकाउंट हो गया, एसेट्स का अकाउंट हो गया, एसेट में भी दो तरीके के एसेट्स हैं, नॉन करंट, करंट, लाइबिलिटीज का अकाउंट हो गया। ये सारे हम अकाउंट्स टाइप्स पढ़ चुके हैं पीछे वाले लेक्चर में। तो ये सारे अकाउंट्स जो हैं, इनमें कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जब कभी हम कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट्स में। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि ये लेजर अकाउंट्स की बात क्यों हो रही है जर्नल के अंदर। जर्नल में मैंने आपको क्या कहा, जर्नल में मैंने आपको कहा
कि भाई हम इसमें जो भी एंट्रीज करते हैं वन ऑफ एंट्रीज होती हैं, फिर वो जाके एडजस्ट होती हैं किसके बैलेंसेस में, लेजर के बैलेंसेस में। तो वहां पे जाके उनको एडजस्ट होना है। तो अल्टीमेटली वो जा कहीं कहाँ पे रही है एडजस्ट होने, वो जा रही है लेजर अकाउंट्स में। तो अब लेजर अकाउंट्स में एडजस्ट कैसे होना है, उसके लिए वो सही से अकाउंट्स तो पता हो ना, कौन से वाले लेजर में ये जो है एंट्री वगैरह हो रही है, तो वो भी हमें उसमें लिखनी होती है। और उसके अलावा हमारे पास एक नैरेटिव भी होता है। नैरेटिव भी होता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि ये ट्रांजैक्शन है किस चीज़ की। नैरेटिव कुछ खास नहीं है। नैरेटिव जस्ट वन लाइन होती है कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन मैंने लिखी है ये इस वजह से लिखी है, ये सेल की वजह से लिखी है, ये सामान बेचने की वजह से लिखी है, ये वेन बेची थी उसकी एंट्री है। तो जो जिस चीज़ की भी एंट्री होती है वो हम लिख देते हैं कि ये एंट्री इस वजह से अराइज हुई थी। कुछ और खास हमें नहीं लिखना होता, वन लाइन में काम हो जाता है। उसके अलावा जो एडजस्टमेंट हम जो भी हमें करनी होती है ना लेजर्स में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, जो इस मैंने आपको पीछे बताया इसी लेक्चर में कि वो हम साल की एंड में आके एडजस्टमेंट्स करते हैं, तो वो सारी एडजस्टमेंट्स जो है लेजर अकाउंट्स की एंट्रीज के हिसाब से एडजस्टमेंट्स की जाती हैं लेजर्स में। ठीक है, जर्नल की एंट्रीज से लेजर्स में हम एडजस्टमेंट करते हैं। Some manual journals may be entered into the system, for example, non-routine transactions. अब इसको समझने के लिए इस बात को जरा कॉन्टेक्स्ट समझिए इसका। कॉन्टेक्स्ट ये है कि पहले देखिए कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होते थे, कंप्यूटर में डायरेक्ट एंट्री नहीं होती थी, उसके लिए बहुत सारी किताबें रखी जाती थी जिनके अंदर लिखा जाता था सब कुछ। तो उसमें जर्नल भी होता था। जर्नल का काम क्या होता था, यही वन ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना। सही है। तो अब हमारे पास जो जर्नल है वन ऑफ ट्रांजैक्शंस का है, तो हो सकता है अभी भी जो हमारे पास एंट्रीज हो रही हैं लेजर की वो तो कंप्यूटर के थ्रू हो रही हो, पर वन ऑफ एंट्रीज हैं तो वो हो सकता है अभी भी हमारे पास जर्नल में मैनुअल बुक में लिखी हुई हो, तो वो भी देख के हम साल के एंड में उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, जस्ट सिंपल आपको बैकग्राउंड बताया हुआ है। ठीक है, कि सम मैनुअल जर्नल्स भी जो है वो सिस्टम सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकते हैं, जैसे कि नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन यही क्या हो गई, वन ऑफ ट्रांजेक्शन जो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इसका एग्जाम्पल देखिए तो फिर बात आपको क्लियर हो जाएगी और आपको लगेगा भाई इतनी आसान सी बात थी और उसमें इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, पर जरूरत थी, इसीलिए आपको ये बात आसान लगेगी। देखिए, जर्नल एंट्री हमारे पास क्या है, ये उसका एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो भाई लिखा हुआ है डेबिट, डेबिट करना है कैश को, $100 वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, डेबिट है या क्रेडिट है वो लिखा हुआ है, अकाउंट का नाम लिखा हुआ है, कौन सा अकाउंट, कैश का, सेल्स का, और फिर वैल्यू लिखी हुई है। अब वैल्यू दोनों में सेम क्यों लिखी हुई है वो आपको पता है, डबल एंट्री है, एक ही वैल्यू की होगी पर वो दो अकाउंट्स पे उसका इफेक्ट होगा। अब इसको देख के क्या पता चल रहा है ये किस चीज की एंट्री की हुई है, भाई डेबिट कैश। डेबिट कैश माना कैश इंक्रीज हुआ, डेबिट कैश, कैश क्या है, एसेट है। और आपको पता है पीछे लेक्चर के से जो मैंने आपको कहा था, रट्टा मान लीजिए कि भाई जब भी एसेट्स इंक्रीज होंगे, कैश आया है ना, सेल होती तो क्या होता है, कैश आता है, कैश आता है, कैश क्या है, एसेट है। एसेट में कैश आया है, कैश आया है मतलब एसेट इंक्रीज हुआ है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, डेबिट एंट्री करते हैं, इसलिए डेबिट। सेल्स, सेल्स हमारे पास क्या है, इनकम है। सेल्स के जरिए हमारे पास पैसे आते हैं, इनकम हुई, इनकम में पैसे आए मतलब इनकम बढ़ी। इनकम जब बढ़ी तो उसकी एंट्री क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसलिए क्रेडिट सेल्स और 100। ठीक है, पैसे आए हमारे पास और हमारी जेब में रखे हुए, बैंक में रखे हुए, दराज में रखे हुए, तो कैश भी हमारे पास बढ़ा ना। सेल तो हुई है, सेल बता रहा है सेल 100 की हुई है, तो उसका सिर्फ सेल थोड़ी हुई है, उसमें पैसे भी तो आए हमारे पास, तो वो भी तो लिखना है। तो पैसे भी हमने लिख दिए, सेल भी लिख दी, भाई हमने 100 की चीज बेची थी और 100 हमारे पास रखे हुए हैं। अब ये क्यों लिखना जरूरी होता है कि 100 हमारे पास रखे हुए हैं, देखिए अक्सर क्रेडिट पे भी होती है ना सेल, क्रेडिट पे भी होती है, तो क्रेडिट में तो हम नहीं लिखेंगे कि 100 हमारे पास रखे हुए हैं। सही है, तो ये हमें उसमें सेल तो हो जाएगी पर कैश हमारे पास नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास कैश अकाउंट भी बनाना जरूरी होता है कि उसमें वो दिखाए कि भाई जो सेल हुई है 100 की, उसमें से हमारे पास कैश आया है 100 का। पर अगर क्रेडिट सेल होती 100 की तो हमारे पास कैश नहीं आता, हमारे पास क्या बन जाता, हमारे पास वो बन जाता रिसीवेबल अकाउंट। वो भी एसेट होता है पर वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
जर्नल क्या होता है? जर्नल में वन ऑफ ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें लिखते हैं भाई कौन से अकाउंट में डेबिट होगा, कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा, और उसके नीचे नैरेटिव लिख देते हैं कि भाई ये किस चीज़ की एंट्री की है मैंने। अब इसके मजीद कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जिससे और ज़्यादा क्लियर होगी बात। देखिए, ये ट्रांजैक्शन का एग्जांपल है। ऑनर जो है, मालिक है बिजनेस का, उसने 20,000 रुपए बिजनेस में डाले। 20,000 रुपए बिजनेस में डाले, इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल हुआ ना। मैंने आपको समझाया था, जब भी बिजनेस का ओनर जब भी बिजनेस में पैसे डालेगा तो उसका कैपिटल बनेगा। और जब उसने पैसे डाले हैं बिजनेस में, तो वो तो वैल्यू उसकी है। भाई 20,000 के पैसे उसने डाले थे, पर वो पैसे भी तो फिजिकली प्रेजेंट है ना, एज एसेट बैंक उसके हाथ में बिजनेस के। तो वो मनी जो अंदर आई बिजनेस के बैंक अकाउंट में, वो हमारे पास क्या हो गया? एसेट हो गया। तो ऑनर ने कितने पैसे डाले वो हम एज अ कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे कि भाई इतनी वैल्यू के पैसे उसने डाल दी बिजनेस में। पर वो किस सूरत में हमारे पास पड़े हुए हैं बिजनेस में? पैसों की सूरत में। तो वो एसेट वाले अकाउंट में भी जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में भी जाएंगे 20,000, और दूसरा कुछ अकाउंट किस चीज में जाएंगे? एसेट्स में भी जाएंगे 20,000। एसेट्स में क्यों बोला जाएंगे? क्योंकि वो कैश की सूरत में है, वो एसेट है। ठीक है, तो उसकी लेजर एंट्री, जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, हम उसमें लिखेंगे भाई कौन से अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होना है। ठीक है, और फिर उसका अकाउंट लिखेंगे और फिर आगे वैल्यू लिखेंगे। तो वो कैसा हुआ? लेजर अकाउंट आपको पता है। ठीक है, लेजर अकाउंट कौन सा है? भाई बैंक का है। ठीक है, बैंक क्यों है? भाई पैसे आए ना, बैंक अकाउंट में आए। देखिए, कैश और बैंक, मैंने आपको समझाया था, एक ही बात है। कैश और बैंक एक ही बात है। फर्क सिर्फ इतना सा है, कैश मतलब जो फिजिकली आपके पास कैश एज ए नोट पड़ा हुआ हो। बैंक का मतलब भी कैश ही है, पर वो आपका एज अ फिजिकली नोट आपके सामने नहीं पड़ा हुआ, वो बैंक के अंदर जमा है। तो बिजनेस में पैसे उसने डाले हैं, पर वो कहाँ पे डाले हैं? बैंक अकाउंट में डाले हैं। तो डेबिट आपका हो गया बैंक। और वो पैसे डाले हैं बिजनेस में मालिक ने। तो मालिक ने कितने पैसे डाले बिजनेस में, उसकी वैल्यू क्या हुई? उसकी वैल्यू हुई 20,000। ठीक है, तो बैंक में आ गया हमारे पास डेबिट। बैंक में डेबिट क्यों कर दिया? भाई बैंक क्या है? बैंक हमारे पास मतलब पैसे। पैसे क्या है? एसेट्स हैं। एसेट्स क्या बहुत सालों तक रखे रहते हैं? नहीं, खर्च हो जाते हैं जल्दी। तो 12 महीनों के अंदर तकरीबन हो जाता है खर्च, बिल्कुल हो जाते हैं। तो वो हमारा क्या है? करंट एसेट है। ठीक है, पैसे हमने जो रखे, लेजर अकाउंट कौन सा बनाएंगे? लेजर अकाउंट होता है बिल्कुल डिटेल में, मतलब बैंक है क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो हमारा आ गया बैंक में। अब बैंक में जब हमें पैसे रखे हैं, वो है क्या असल में? वो एसेट है ना हमारा। कौन सा एसेट? करंट, नॉन करंट? करंट एसेट। तो अकाउंट का नाम भी हमने लिख दिया, वही करंट एसेट। और उसके बाद उसकी वैल्यू लिख दी। ये बहुत आसान काम है, वैल्यू लिखना। उसके बाद कैपिटल है। कैपिटल हमारे पास क्या हुआ? कैपिटल हमारे पास उसका, लेजर का नाम भी कैपिटल होता है और अकाउंट भी है, तो क्लासिफाई कैपिटल ही होता है। अब अकाउंट आप सोच रहे होंगे अकाउंट का क्या मतलब, ये है सर। तो अकाउंट देखिए कुछ ही टाइप्स के होते हैं। हमारे पास आ गया लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद एसेट्स, उसके बाद कैपिटल। ठीक है, ये मेन तीन जो है ना। और फिर एसेट के अंदर करंट, नॉन करंट, और लाइबिलिटी के अंदर करंट, नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये पांच आपको याद रखते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो इन्हीं पांच चीजों से बनती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके अलावा बाकी कितनी भी डिटेल आप उनके अंदर कर सकते हैं। एसेट बहुत तरह के हो सकते हैं। एसेट आपके पास कुर्सी भी हो सकती है, एसेट पैसे भी हो सकते हैं, एसेट आपके पास इन्वेंट्री भी हो सकती है। इन्वेंट्री क्या होती है? वही सामान जो आपने फिलहाल रखा हुआ है बेचने के लिए। बहुत सारी चीजें हो सकती है एसेट्स में। लाइबिलिटीज में बहुत किस्म का उधार आप पर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उन जो ब्रॉड कैटेगरीज को है उनको फर्दर जो है स्पेसिफाई करते हैं। इसलिए लेजर अकाउंट हमारे पास बने हुए हैं जिन पे खास नाम लिखे हुए हैं कि ये किस चीज़ का, ये किस चीज़ का, ये किस चीज़ का। ठीक है, तो हमारे पास बैंक आ गया, उसका वो अकाउंट किसके अंदर आता है? करंट एसेट्स के अंदर आता है, कैपिटल। अब जब बैंक हमारे पास, बैंक का कौन सा अकाउंट है, कौन सी कैटेगरी है? भाई एसेट्स की कैटेगरी है। तो हमारे पास पैसे आए हैं तो बढ़े हैं, तो ये डेबिट एंट्री होगी। ठीक है, जब भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट एंट्री होती है। कैपिटल है, कैपिटल भी बढ़ा है। ठीक है, आया है तो मतलब बढ़ा है ना। तो वो क्या हुआ? वो भी हमारे पास क्रेडिट हुआ। क्यों? क्योंकि जब भी कैपिटल हमारे पास इंक्रीज होता है तो उसकी क्रेडिट एंट्री करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी ट्रांजेक्शन हुई है, बिजनेस ने क्या किया? परचेज किया। बिजनेस ने खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, अपनी नई दुकान के लिए
जिसकी कॉस्ट उसको पड़ी है 1500, और पेड फॉर इट फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट। अभी अभी हमें बिजनेस बैंक अकाउंट में मिले थे ना 20,000 रुपये, तो अब उसी बिजनेस बैंक अकाउंट में से उसने पैसे निकाले हैं और क्या किया है, खरीदा है फर्नीचर अपनी शॉप के लिए। फर्नीचर शॉप के लिए खरीदा है फर्नीचर, ये नहीं बोल रहा है बेचने के लिए खरीदा है। बेचने के लिए खरीदा तो वो अलग बात थी। इसने क्या किया है, अपनी शॉप के लिए फर्नीचर, अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है, उसमें रखने के लिए। ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहली बात हमारे पास फर्नीचर है, दूसरा है बैंक। बैंक का हमने क्यों लिखा, बैंक का इसलिए लिखा क्योंकि बैंक से पैसे गए थे। और आई कौन सी चीज, आई फर्नीचर, तो एक फर्नीचर का अकाउंट हो गया लेजर, और एक बैंक का अकाउंट हो गया। उसके बाद ये लेजर अकाउंट है। ठीक है। अब ये वैसे अगर ब्रॉड कैटेगरीज में लेके जाएं आप इसको, तो किस में ले सकते हैं, बैंक हमें पता है पैसे हैं, ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है, करंट एसेट हमारे पास। फर्नीचर अभी हमने रखा है, फर्नीचर जब बिजनेस के अंदर हमने रखा है, फिलहाल बेचने के लिए रखा होता तो अलग बात थी, ये हमने बैठने के लिए रखा है, तो बैठेंगे इस पे, कुर्सी हम ले रहे हैं, सोफा ले रहे हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा 2 महीने 3 महीने 1 साल हम उस पे बैठेंगे और फिर कहेंगे बिला वजह अभी तो सही सही है पर हम बनाया नहीं है, मैंने चाहिए हम दूसरा खरीदना है, ऐसा तो नहीं होता। कुछ साल वो पड़ा रहता है फर्नीचर, हम उसको यूज करते हैं, आराम से बैठते हैं उसके ऊपर। या फिर टेबल है तो वो भी हमारे पास पड़ी होती है, उसको भी यूज करते हैं। तो फर्नीचर हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए एसेट है हमारे पास। लॉन्ग टर्म के लिए एसेट है हमारे पास, तो उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, करंट या नॉन करंट। करंट होता है 12 महीने के अंदर अंदर, 12 महीने से ऊपर जो भी एसेट होगा वो नॉन करंट कहलाएगा। तो फर्नीचर हमारा हो गया नॉन करंट एसेट। ठीक है। अब पैसे हमारे गए, एक एसेट जा रहा है, कम हो रहा है, तो हमने डिस्कस किया था जो भी एसेट बढ़ेगा तो डेबिट एंट्री होगी, एसेट घटेगा तो उल्टा होगा, क्रेडिट एंट्री होगी। तो जब बढ़ रहा है, फर्नीचर हमारे पास आ गया, नया फर्नीचर आ गया हमारे पास, या जो भी हमने खरीदा फर्नीचर, तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी, मतलब हमारे बिजनेस के अंदर फर्नीचर आया तो उसकी इंक्रीज हुआ है फर्नीचर। समझिए पहले 200 की कुर्सियां हमारे पास थी, अब 1500 का सोफा खरीदा है हमने, तो अब वैल्यू टोटल क्या होगी हमारे पास, समझिए 500 की रखी हुई है हमारे पास कुर्सियां और 1500 का हमने सोफा ले लिया अभी, ये जो एंट्री की है। तो 500 वाली कुर्सियां प्लस 1500, अब हमारे पास 2000 का सामान हो गया। तो जब 2000 का सामान हुआ मतलब एसेट इंक्रीज हुआ है, जब एसेट इंक्रीज होता है, नॉन करंट हो करंट हो जो भी फर्क नहीं पड़ता, एसेट है तो इंक्रीज हुआ है तो डेबिट एंट्री होगी, तो फर्नीचर में हमने डेबिट एंट्री की। बैंक जो है, पैसे हमारे जेब से गए, पैसे गए, पैसे गए, पैसे क्या है, एसेट है, पैसे क्या है, एसेट है। एसेट गए, एसेट गया, एसेट गया, एसेट डिक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने पे हम क्या करेंगे, इंक्रीज होने पे डेबिट करते हैं, तो एसेट डिक्रीज होने पे क्या करेंगे, क्रेडिट एंट्री करेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ट्रांजेक्शन 3 है। अब बिजनेस क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, बिजनेस खरीद रहा है, भाई भाई खरीद रहा है तो मतलब हमारी जेब से पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। पैसे तो क्या होंगे, जाएंगे ही जाएंगे। पर थोड़ा सा ट्विस्ट भी आ सकता है, वो कैसे वो हम देखेंगे आगे। तो बिजनेस परचेसेस सम डिजाइनर ड्रेसेस भाई खरीद लिए इसने सप्लायर से ऑन क्रेडिट। ठीक है। कैश पे नहीं खरीदा उसने, क्रेडिट पे खरीदा। अब इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं हम आगे। द सप्लायर अग्रीज दैट द बिजनेस कैन पे इन 30 डेज। सप्लायर कहता है ठीक है भाई आज पैसे ना दो पर 30 दिन के अंदर, जब भी तुम्हारा दिल हो 30 दिन के अंदर पैसे दे देना। 30 दिन के बाद भाई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर मैं कोई सख्त कदम उठाऊंगा, केस कर दूंगा भाई ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। तो इसलिए ख्याल करना है। ठीक है। 30 दिन का टाइम दिया है तो 30वें ही दिन दो, या फिर 30 दिन से पहले दे दो, पर बाद में नहीं, लेट नहीं। ठीक है। तो बिजनेस प्लान्स टू रीसेल द ड्रेसेस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रीसेल। अगर वो ड्रेसेस अपने दुकान में ही रखता है ऐसे ही सजावट के लिए, डमी को पहनाकर बेचने के लिए नहीं होती वो, या किसी भी और पर्पस के लिए होती, तो वो हमारे पास रीसेल नहीं होती, वो हमारे पास क्या होता है, एसेट बन जाता है, और बहुत साल के लिए हम उसको रख देते तो वो हमारे पास नॉन करंट एसेट हो जाता। पर ये क्या कर रहा है, ये इसको रीसेल करने का प्लान कर रहा है, डिजाइनर ड्रेस खरीदेगा क्रेडिट पे और उसको आगे बेच देगा। तो हमारे पास एंट्री क्या होगी इनिशियली, हमारे पास क्या हुआ है, बेसिकली उसने खरीदा है ड्रेस, पैसे नहीं दिए। सही है। उसने खरीदा है ड्रेस और पैसे नहीं दिए। अब वो जो खरीदी है ड्रेस, वो क्या करेगा, आगे बेच देगा। तो अब यहाँ पे आप शायद पिछले लेक्चर्स में हम ये डिस्कस नहीं कर चुके, नहीं किए हमने पेबल्स वाली टर्म। ठीक है। तो पेबल्स में आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब भी आप किसी को पैसे देते हैं, ठीक है,
जब भी आप किसी को पैसे देते हैं तो आपका बैंक या कैश कम हो जाता है ना। तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट बैंक या कैश। जब भी हम किसी को पैसे देते हैं हमारा कैश कम हो जाता है या बैंक अकाउंट से पैसे कम हो जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, एसेट कम हो रहा है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। अब यहाँ पे उसने पैसे दिए नहीं है तो अब उसको हम क्या कहाँ पर लिखें। कैश से लिखेंगे तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना, कैश तो पड़ा हुआ है, मैं उससे माइनस करके वैल्यू लिख दूं, जब बैंक अकाउंट या पैसे गिनने बैठेगा कोई तो कहेगा भाई तुमने लिखे यहाँ पे 300 है, पड़े हुए 400 रुपए हैं, तो ये तो गलत हिसाब हो जाएगा। तो अब कैश बैंक को हम नहीं छेड़ेंगे, क्रेडिट की सूरत में कैश और बैंक अकाउंट को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वहां से कुछ गया ही नहीं है। तो फिर क्या हो, फिर अब कैसे लिखें इसको। भाई हुआ है कि पैसे हमें देने हैं, पैसे देने हैं मतलब हमारे पास लाइबिलिटी बन गई है, हमने उधार पे कुछ खरीद लिया है, तो अब उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। वो हमें क्या करने हैं, पे करने हैं। उधार पे हमने कुछ खरीद लिया है, अब उसको पैसे पे करने हैं, तो ये पेबल अकाउंट बन जाएगा। पेबल कितने पैसे देने हैं उसको, इस केस में यहाँ पे 700 हमारे पास है, तो यहाँ पे आप देखिए पेबल में हमने क्या लिखा, 700। कैश में नहीं लिखा क्योंकि भाई कैश गया ही नहीं है, कैश में कोई एंट्री नहीं करेंगे। वो तब करेंगे जब हमें पैसे चुकाने होंगे, वो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो और टॉपिक है, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल में उसको फिलहाल डील नहीं कर रहे हैं। फिलहाल बस ये समझिए कि जब क्रेडिट पे हमने परचेस कर ली तो इनिशियल एंट्री हमारी क्या हो रही है भाई, पेबल्स में हो रही है, क्योंकि कैश तो अभी गया ही नहीं है। तो पेबल्स में जो कैश जाना है वो हम अमाउंट लिख देंगे 700, और इसने 30 दिन में कहा है कि पैसे मुझे लौटा देना। तो एक लाइबिलिटी होती है करंट, एक होती है नॉन करंट। करंट मतलब जो 12 महीने के अंदर हमें पैसे चुकाने हैं, नॉन करंट मतलब जो कुछ सालों के बाद या 12 महीने के बाद ही चुकाना है। तो ये वाले पैसे क्या हुए, करंट नॉन करंट, 30 दिन है तो करंट हुआ। उसके बाद परचेसेस है हमारे पास, परचेसेस अभी हमने खरीदारी की है, ठीक है, परचेज किया है हमने सामान, परचेज किया है हमने सामान, और ये हमने क्या किया है, किस चीज मकसद से लिया है, सेल करने के लिए, आगे सेल करने के लिए, ठीक है। ये हम रखेंगे नहीं अपने पास, हम अपने पास रखेंगे नहीं इसको, हम इसको आगे बेच देंगे और हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है। इसको हम अपने पास रखेंगे नहीं, आगे बेच देंगे और हमें उससे पैसे मिलेंगे। तो ये हमारा किस अकाउंट में आ गया, परचेसेस अकाउंट में आ गया। और ये जो अकाउंट में जाएगा वो होगा एक्सपेंसेस का, ठीक है, एक्सपेंसेस का होगा। क्यों, क्योंकि देखिए बिजनेस परचेजेस सम डिजाइनर ड्रेसेस फ्रॉम अ सप्लायर ऑन क्रेडिट, द सप्लायर एग्रीज एज अ बिजनेस के पे 30 डेज में, और द बिजनेस प्लान्स टू रीसेल ड्रेसेस। ये ड्रेस हमें रखनी नहीं है, हमारा एसेट वगैरह वो जो नॉन करंट वाला वो इस तरीके से नहीं है, ठीक है। और हम इसको फिलहाल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हमें जैसे इसको आगे सेल कर देना है, ठीक है, हमने खरीदा और आगे सेल कर देना है। तो ये हमारा आगे चलता है एक्सपेंसेस अकाउंट में। अब देखिए, अगर हम इसको रखना चाहें एसेट में ना, तो भी एसेट में रख सकते हैं हम इसको, ठीक है, तो भी हम एज एसेट इसको रख सकते हैं। पर हम यहाँ पे खास कहा हुआ है रीसेल करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है, रीसेल रख, तो उसका हमारा कोई इरादा नहीं है इसको एसेट बनाने का, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बिजनेस का खर्चा हुआ, परचेस की ना हमने कोई चीज, आगे बेच देंगे, हम उसको रखेंगे नहीं। जब परचेस कर देंगे आगे बेच देंगे तो ये हम हमारा क्या हुआ, खर्चा हुआ। ये हमने खर्चा किया है, भाई हमने खर्चा किया है 700 रुपये का, और हम इसको आगे बेच देंगे, जब आगे बेच देंगे तो हमारी इनकम आ जाएगी, और जब इनकम से हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। एक बार और समझिए, ये हमने सेल करने के लिए खरीदा है, ये हमने सेल करने के लिए खरीदा है, ठीक है। हम मकसद क्या होता है बिजनेस का, कि वो सामान को या सर्विसेज को सेल करे, उससे उसको प्रॉफिट मिले, ठीक है, प्रॉफिट हमें कमाना होता है। भाई प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट आता है हमारे पास जो सामान हमने बेचा उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस कर दें, उस सामान को खरीदने के खर्चे हम माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। ऐसा ही होता है। हमने मिसाल है 1400 हमारे पास एक सूट था जो हमने बेचा, और हमारे पास 1400 रुपये आ गए, और वो सूट हमने खरीदा कहाँ पे था, ये वाली एग्जाम्पल यूज करते हैं, वो सूट हमने खरीदा था 700 रुपये का, ठीक है।
तो वो हमारा खर्चा हुआ ना, वो हमारी कॉस्ट हुई उस सामान को खरीदने की। तो इसलिए हम उसको एक्सपेंसेस में डाल रहे थे। एक्सपेंसेस में डालने से हम यहाँ पे प्रॉफिट अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमने उसको एक्सपेंसेस में डाला तो ये 700 हुए। इसके अलावा इनकम हमारी बनी जो कि 1400 थी। जब हम सेल करेंगे उसकी तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 700। ठीक है। तो इस वजह से हमने जब रीसेल की नीयत से रखा है तो उसको हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अकाउंट में डाल दिया है कि भाई ये जो है हमारी परचेसेस की कॉस्ट है। चाहे तो उसको एसेट्स में भी रख सकते हैं पर फिर दोबारा इसको एक्सपेंसेस में भी क्लासीफाई करना पड़ेगा, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एक्सपेंसेस में इसको लिख दीजिए। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है ट्रांजेक्शन 4 को देखते हैं। भाई ड्रेसेस 100 की थी, वर टेकन आउट ऑफ इन्वेंट्री एंड सोल्ड टू मनीषा फॉर 300। मनीषा पेज कैश इमीडिएटली, अभी के अभी उसने पैसे मनीषा दे देगी। ड्रेस क्या थी, 100 की, इन्वेंट्री से निकाल के हमने मनीषा को सेल कर दी। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है। अब जो हमारे पास जो है सेल हो रही है और हमारे पास कैश आ रहा है। पीछे क्या था, पीछे जब भी हमने क्रेडिट पे कोई सामान खरीदा था हमारी लायबिलिटी बन रही थी, पेपल अकाउंट खुल रहा था। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने कैश में चीज बेची है। ठीक है। और हमारे पास पैसे आ रहे हैं। तो अगर पहले इसको डिस्कस कर लेता हूँ फिर आपको एक और एस्पेक्ट समझाता हूँ। ठीक है। ड्रेसेस वर्थ ऑफ 100 वर टेकन आउट ऑफ इन्वेंट्री एंड सोल्ड टू मनीषा फॉर 300। मनीषा पेज कैश इमीडिएटली, मनीषा उसी वक्त पैसे दे देगी। तो भाई ये बहुत बार हम ऐसी चीज कर चुके हैं। हमने भाई सेल की, हमारे पास इनकम आई 300 की। ठीक है। कोई चीज हमने बेची है। ठीक है। इन्वेंट्री क्या का मतलब होता है, वो बस आपके पास सामान तैयार हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है। और वो आपने उठा के बेच दिया आगे। बेच दिया तो आपके पास क्या है, पैसे आए आपके पास। ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनकम आई हमारे पास। 300 की हमने चीज बेची और उसकी रिजल्ट में हमारे पास क्या आया, कैश आ गया। क्योंकि उसने इमीडिएटली कैश पे कर दिया ना, तो हमारे पास कैश आ गया। कैश क्या है, हमारे पास एसेट है तो वो बढ़ गया, तो उसकी डेबिट एंट्री। और हमारे पास सेल भी जो है बढ़ी है, सेल बढ़ी है मतलब इनकम हमारे पास आई है, तो वो भी इसकी क्रेडिट एंट्री। ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी। पर इसमें आपको जो मैं बताने वाला था वो ये था कि अगर मनीषा इमीडिएटली नहीं देती, मनीषा पैसे अभी नहीं देती, वो भी बोलती है भाई 30 दिन के बाद मैं दूंगी, क्या आप उसको कहते हैं भाई 30 दिन के बाद भले आराम से तू देना पैसे, कोई मसला नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। तो उसके रिजल्ट में क्या होता, उसके रिजल्ट में हमारे पास कैश तो नहीं आता। उसके रिजल्ट में हमारे पास कैश तो नहीं आता। फिर क्या आता, कोई कैश नहीं आता, हमारे पास आ जाता, इसको मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ। चलिए एडिट करने में मसला दे रहा है, मैं आगे अलग से लिख रहा हूँ। कैश हमारे पास नहीं आता, हमारे पास आता है रिसीवेबल्स। ठीक है। और रिसीवेबल भी हमारे पास क्या है, जैसे वो करंट लायबिलिटी थी इसी तरीके से ये भी हमारे पास करंट एसेट ही है। काइंड ऑफ कैश की रिप्लेसमेंट ही है ना एक तरीके से। आप देखें ये रिसीवेबल्स क्या बताता है कि इतने पैसे आने हैं, तो वो पैसों का ही रिप्लेसमेंट है पर वो एज अ क्रेडिट की सूरत में। तो इतने पैसे आने हैं तो वो रिसीवेबल्स अकाउंट, रिसीव करने रिसीवेबल्स अकाउंट। ठीक है। और वो उसकी कैटेगरी क्या होगी, उसकी भी करंट एसेट ही कैटेगरी होगी। तो यहाँ पे हम 300 लिख देंगे और हम सेल्स कर देंगे क्योंकि, और ये रिसीवेबल्स क्या होगा हमारे पास, रिसीवेबल एसेट है, इंक्रीज होगा तो वो भी डेबिट एंट्री होगी। और हमारे पास क्रेडिट क्या हो जाएंगी, वो सेम सेल्स हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगी जो कि जाएंगी इनकम में। और 300 उसकी वैल्यू होगी सेम। ठीक है। तो ये दो केसेस हमने देख लिए। अगर वो उसी वक्त पैसे दे देती है, अगर वो उसी वक्त पैसे दे देती है तो हमारे पास भाई कैश सेल हो गई, तो कैश आया हमारे पास और सेल हमारे पास लिख दी हमने। अगर वो पैसे अभी नहीं देती, बाद में वो देगी, तो हम उसको एंट्री क्या करेंगे कि भाई सेल तो हुई है 300 की, पैसे नहीं आए, हमारे पास रिसीवेबल्स हैं जो कि आने हैं, वो भी 300 ही आएंगे। ठीक है। तो वो करंट एसेट में हमने डाल दिया। बाकी जब कभी भी आप यहाँ पे सारी एग्जांपल्स में नोट कर सकते हैं, जब कभी भी हमारे पास कैपिटल बढ़ रहा है हम क्रेडिट कर रहे हैं, जब कभी भी हमारे पास एसेट बढ़ रहा है हम उसको डेबिट कर रहे हैं। जब कभी कैपिटल बढ़ रहा है हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, जब कभी एसेट बढ़ रहा है हम उसको डेबिट कर रहे हैं, जब कभी लाइबिलिटी बढ़ रही है हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है। और जब भी अपोजिट हो रहा है तो हम उसका अपोजिट कर रहे हैं। अब उसकी हम समरी देख लेते हैं कि कब क्रेडिट करना है कब डेबिट करना है, जबकि ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। देखिए जब भी एसेट की कैटेगरी, अब एसेट की कैटेगरी में क्या क्या आता है, कैश आ जाता है, फर्नीचर आपका आ गया, एग्जाम्पल में हमने देखा। ठीक है।
और जो कोई भी इन्वेंट्री हो गई आपकी, ठीक है, ये सारी चीजें जो भी आपकी होती हैं, ये एसेट्स होते हैं। जब भी एसेट्स इंक्रीज होंगे तो आप क्या करेंगे, इसकी डेबिट एंट्री, ठीक है, इंक्रीज होगा एसेट के अंदर तो हम डेबिट एंट्री करेंगे, ठीक है। और जब ये कम हो जाएगा एसेट तो उसकी क्रेडिट एंट्री करेंगे। उसके बाद ड्राइंग्स हमारे पास, जब भी बिजनेस से कभी पैसे निकालेगा ओनर तो हम उसको कहेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जब इंक्रीज होगी होंगी, ठीक है, ज्यादा ड्राइंग्स करेगा वो ज्यादा पैसे निकालेगा तो हम उसकी डेबिट एंट्री करेंगे। डिक्रीज ड्राइंग्स, देखिए डिक्रीज ड्राइंग्स अक्सर नहीं होती, वो सिर्फ उस केस में लिखते हैं जब हम कभी ड्राइंग्स के अकाउंट में हमने गलती से लिख दिया, ठीक है, ड्राइंग्स के हिसाब से हमने गलती से लिख दिया कि भाई इसने पैसे निकाले, और वो अब हमसे गलती हो गई ना, उसने निकाले नहीं थे, तो अब हम उसको सही कैसे करेंगे, तो हम वापस ड्राइंग्स को डिक्रीज कर देंगे। तो उस केस में हम डिक्रीज करते हैं, क्रेडिट एंट्री करते हैं ड्राइंग्स में, ठीक है। वो एरर्स का है कॉन्सेप्ट, वो आगे चल के आप पढ़ेंगे, अभी आपको टेंशन नहीं करनी, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या है, हमारा खर्चा, जैसे अभी हमने देखा कभी सामान लेके हमने रीसेल कर दिया, वो हमारा एक्सपेंस था। या हमें रेंट देना होता है, वो हमारा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंसेस की बहुत सारी कैटेगरीज है, रेंट हो गया, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, आपका जो भी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, आप जो भी बिजनेस में खर्चे कर रहे हैं कि भाई जिससे एंड रिजल्ट क्या आ रहा है खर्चे करने से, कि भाई आपका बिजनेस चल रहा है, आप सामान बेच पा रहे हैं, जाहिर सी बात है फैक्ट्री आप चला रहे हैं, उसकी अगर रेंट नहीं देंगे तो फिर आपका सामान बनेगा कैसे, बिकेगा कैसे। तो वो सामान को बेचने के लिए आपका खर्चा हो रहा है फैक्ट्री पे रेंट देने का, आपने लोग हायर किए हुए हैं, ठीक है, तो वो आपके पास काम कर रहे हैं, उनको आप सैलरी दे रहे हैं और वो फिर काम कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं, आगे बेच रहे हैं। तो अब उनको सैलरी वैलरी नहीं दोगे तो फिर वो आपका बिजनेस तो चलेगा ही नहीं। तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने लोग रखे हैं ना, कोई ऐसे शोशा के लिए थोड़ी रखे हैं। तो ये सारे हमारा खर्चा होता है जो भी हमारे बिजनेस को सपोर्ट करता है, जो भी हमारी ट्रेड को सपोर्ट करता है, तो वो एक्सपेंसेस होते हैं। जब भी वो बढ़ेंगे हम उसकी डेबिट एंट्री करेंगे, जब भी एक्सपेंसेस घटेंगे हम उसकी क्रेडिट एंट्री करेंगे। कैपिटल जब भी हमारे पास डिक्रीज होगा डेबिट एंट्री होगी, जब भी इंक्रीज होगा कैपिटल क्रेडिट एंट्री होगी। लाइबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, इंक्रीज लाइबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज लाइबिलिटी डेबिट, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, डिक्रीज इन इनकम डेबिट, ठीक है। तो इसका एक और हल है जो मैं आपको दे देता हूँ शॉर्ट फॉर्म। एक तो डेड क्लिक आपने देख लिया, ठीक है, डेड क्लिक वो पीछे लेक्चर में हमारे पास शॉर्ट फॉर्म था। दूसरा इसका है पल्स, ठीक है। ये मैंने पढ़ा था जब मैं F1 पढ़ रहा था, तब ये चीज़ जो है हुई थी। तो अब ई से हमारे पास क्या है, ई से है भाई एक्सपेंसेस, ठीक है। और उसके बाद ए से हमारे पास क्या है, ए से हमारे पास है एसेट्स। उसके बाद आर से हमारे पास क्या है, हमारे पास है रेवेन्यू, इसको आप इनकम भी कह सकते हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, लाइबिलिटीज। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये समझिए सेल्स हो गया। सेल्स और रेवेन्यू हो इनकम हो एक ही बात है हमारे पास। और पी से हमारे पास क्या आता है, पी से हमारे पास आता है परचेसेस, ठीक है। परचेसेस क्या हुआ, परचेसेस हमने पीछे डिस्कस किया है, हमने सामान खरीदा है आगे बेचने के लिए, वो परचेसेस है, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस हम डिस्कस कर चुका है, खर्चे हैं। एसेट्स नॉन करंट करंट दोनों आ जाते हैं। रेवेन्यू इनकम हमारे पास जो सेल्स वगैरह हमने की उसके रिजल्ट में आता है पैसे, ठीक है। और लाइबिलिटीज आ गई हमारे पास और सेल्स आ गया, ठीक है। अब सेल्स और रेवेन्यू इनकम में एक छोटा सा फर्क और भी होता है कि देखिए इनकम आपकी किसी भी वजह से आ सकती है, इनकम आपकी उस सूरत में भी आ सकती है जब आप कोई नॉन करंट एसेट बेच दें, ठीक है, जो आपके बिजनेस के अंदर यूज हो रहा था, ट्रेड में यूज नहीं हो रहा था, आप ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर रहे थे बिजनेस के अंदर, जैसे डिलीवरी वैन होगी, जैसे सोफा हो गया, फर्नीचर वगैरह, ठीक है। तो अब उसको आपने जब बेच दिया, वन ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो उसके रिजल्ट में भी तो आपके पास पैसे आएंगे ना, वो भी तो आपकी इनकम होगी। पर उसको सेल्स नहीं बोलेंगे, सेल्स सिर्फ उसको बोलेंगे जो चीज़ आप एज अ ट्रेड बेच रहे हैं, जो बेचना आपका काम है, तो वो सेल्स में आता है। इनकम बाकी किसी भी सोर्स से जनरेट हो सकती है, सेल्स से भी होगी, नॉन करंट एसेट को बेचेंगे वहां से भी होगी, तो इस तरीके से, ठीक है।
अब आपको करना क्या है, ये पर्ल्स लिखा है मैंने, ठीक है। पर्ल्स मतलब मोती, ठीक है। अब पर्ल्स, इस पर्ल को आप दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पर्ल को आपने दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, डेबिट और क्रेडिट। तो पर्ल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, पर्ल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो वो जब भी इंक्रीज होगा तो उसकी आप एंट्री कौन सी करेंगे, डेबिट। परचेसेस इंक्रीज होंगे, डेबिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, डेबिट। एसेट इंक्रीज हो गए, डेबिट। और पर्ल का जो नीचे वाला हिस्सा है, RLS, ये जब भी इंक्रीज होगा तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिट। ऊपर वाले की जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट, नीचे वाला जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, क्रेडिट। लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ, क्रेडिट। सेल इंक्रीज हुआ, क्रेडिट। अब इसका उल्टा कर दें, ये जब भी डिक्रीज होगा, परचेसेस एक्सपेंसेस एसेट जब भी डिक्रीज होंगे तो एंट्री क्या होगी, उल्टी, क्रेडिट। रेवेन्यू लायबिलिटी सेल्स जब भी डिक्रीज होगा, जब भी कम होगा, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री उल्टी हो जाएगी, डेबिट। ठीक है। तो ये एक शॉर्ट तरीका है जिससे आप डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, उसको याद रख सकते हैं। बाकी ऐसा मत सोचिएगा कि आप एक दिन में ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अगर हो जाती हैं तो एक्सीलेंट, अगर नहीं होती परेशान होने की बात नहीं है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, और एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे ये हमेशा से याद था, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। तो परेशान आपने नहीं होना है। और भी लेक्चर आगे आएंगे, वो भी आप देखिएगा। और अगर आप लेक्चर एंड तक देखा है आपने ये, या आपने पीछे लेक्चर्स भी देखे थे, तो काइंडली कमेंट करके बता दीजिए कि भाई आप देखते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।